उज्जैन में 8 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में एक मासूम पैदल चलती है, भीख मांगती है लोगों से कि मेरी जान को बचा लीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन बहुत कम लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं, पैसों से मदद करते हैं, खाने से मदद करते हैं। लेकिन उस लड़की की, उस मासूम की कोई सुध लेने वाला नहीं था। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, तब जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और पुलिस अपनी एफआईआर में क्या लिखती है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आज डिकोडिंग क्राइम में हम पुलिस पर कई सवाल खड़े करने वाले हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर साफ तौर पे दिखाता है कि पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। दरअसल पुलिस ने जो एफआईआर लिखा उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उसमें जो सबसे पहला सवाल है कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही पुलिस ने अपनी एफआईआर में उस मासूम को क्या बताया, पता है आपको? बताया कि वो भिखारी है। वो ऐसे ही उज्जैन महाकाल के मंदिर के आसपास घूमती रहती है, भिखारी है, और इसी घूमने के चक्कर में वो दरिंदों के चंगुल में फंस गई। तब जाकर उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सका। ये एफआईआर है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से करती तो बहुत सारे लूप होल्स पकड़े जाते। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो लड़की है जिसकी खून बह रहा था, कोई सुध लेने वाला नहीं, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था उस वीडियो को देखकर, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उस वीडियो को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि उस लड़की के पास कपड़े थे, थोड़े बहुत कपड़े थे, लेकिन उसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। स्कूल ड्रेस से आप क्या समझ सकते हैं कि स्कूल ड्रेस एक किसी भी स्कूल की पहचान होती है। उस पहचान को भी अगर पुलिस ठीक से जांच करती तो उसकी लोकेशन पता लग जाती कि वो लड़की कहां से आई है। लेकिन इसकी भी जांच नहीं की गई। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पे, मैं जगह बताता हूँ, जगह का बताया कि बड़नगर इलाका है, बड़नगर कस्बे से ये लड़की आई है। बगल में जहाँ पे स्लम्स होते हैं वहां से ये लड़की आई है और भिखारी का काम करती थी। लड़की वहां से 14 से 15 घंटे दूर एक दूसरे शहर से आकर यहाँ पर आई थी। एक तीन चूक हो गए। चौथी चूक ये कि जब जो मासूम है, जब उसको हॉस्पिटल में लिटाया गया था, जब उसकी काउंसलिंग हो रही थी, जब उसे पूछा जा रहा था कि बेटी बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तो जो पुलिस वालों को दिक्कत ये आई कि वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। तो काउंसलर ने उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। तो पुलिस वालों को लगा कि ये हो सकता है ये शायद किसी यूपी की हो। यूपी की इसे कहने का मतलब, क्योंकि जो एमपी की जो भाषा है वो नहीं है, लेकिन पुलिस को तलाश करनी चाहिए थी। यूपी के कई जो सटे इलाके हैं एमपी से, अगर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन करती तो पता लग जाता था कि शायद वहां से लड़की गायब है। अब जो मेन सवाल, लड़की जहां से गायब हुई थी, लड़की उज्जैन की नहीं थी। जिस तरीके से जो उज्जैन पुलिस बता रही थी कि कस्बे से भिखारी है, भीख मांग रही थी, गलती से फंस गई, लड़की वहां से 14-15 घंटे दूर एक सतना नाम का इलाका है वहां से थी। वहां पे उसके घर वाले 24 घंटे पहले ही एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वहां की पुलिस वाले क्या कहते हैं कि दादा आप एक काम करो, आप पहले 24 घंटे तक अपनी बेटी को ढूंढो, नहीं मिलते हैं तो फिर हम खोजने की कोशिश करते हैं या खोजेंगे। अब देखिए 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे के अंदर बेटी के साथ घिनौनी अपराध को अंजाम भी दे दिया जाता है। लेकिन एक डिजिटल नेटवर्क है सीसीटीएन। अब वो सीसीटीएन का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको तो इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये सिस्टम कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। लेकिन इस नेटवर्क सिस्टम पर कोई भी अपराधी या कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो पुलिस उसे अपने नेटवर्क पर अपलोड कर देती है। तो उज्जैन पुलिस ने ये भी नहीं सोचा कि इस नेटवर्क में हम जाकर ढूंढ लें कि कौन गुम हुआ है, कब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है, उसकी स्कूल ड्रेस से पहचान कर ली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीधा एक रिपोर्ट, जल्दबाजी में रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया कि देखिए अरे ये तो भिखारी थी, ये घूम रही थी और घूमते घूमते ये चुंगल में फंस गई। दूसरी चीज, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया, अपराधियों को पकड़ लिया गया दिखाने के लिए कि देखिए हमने कितनी जल्दी एक्शन लिया है। सच्चाई ये भी है कि पुलिस ने 400 कहे, 500 कहे, 700 कहे, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला भी। उसमें से इन्होंने कुछ अपराधियों को पहले पकड़ा भी कि देखिए दावा किया कि ऑटो वालों ने ही शायद इसमें से कोई वारदात को अंजाम दिया होगा। कुछ पकड़े गए, कुछ को छोड़ा गया। फिर जो मेन अपराधी है, जो पुलिस का अभी भी कहना है कि हमने इसे पकड़ा है, जब उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने जा रहे थे तो वो अपराधी भाग जाता है। और भागते वो कैसे भागता है कि जब वो भाग रहा होता है पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं, वो अपराधी पत्थर फेंक कर पुलिस वालों को मारता है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल होते हैं। लेकिन अपनी ही गलती से वो गिर जाता है नीचे, जिसके बाद वो चोटिल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऐसा एमपी पुलिस ने कहा है।
कल तक खबरें ये भी आ रही थी कि शायद एमपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तब हमें पता लगा कि वो खुद ही गिर गया था और उल्टा वो पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहा था। तो इस तरीके से एमपी पुलिस काम कर रही है कि ना इन्वेस्टिगेशन उनका सही जा रहा है, किसी भी मासूम को बिना इन्वेस्टिगेशन किए ये बता दे रहे हैं भिखारी है, स्कूल ड्रेस का जांच नहीं कर रहे, ना ही अपने नेटवर्क को ढूंढ रहे हैं। अपराधी पत्थर मार के भाग जा रहे हो तो अपराधी की गनीमत थी कि वो गिर गया, नहीं तो अपराधी भी भाग जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस अपराधी को पुलिस ने ढूंढा कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था कि देखिए पुलिस जो अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सबको डाउट तो हो ही रहा था। और इस वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो 14-15 घंटे दूर है जो उसका परिवार, उसके परिवार को कैसे पता लगा कि उज्जैन में एक लड़की जिसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये वही लड़की है या कहें उन्हीं की बेटी है। कैसे खबर उन तक पहुंची उस परिवार तक, आज ये भी बताएंगे आपको। कैसे अर्जुन डार्लिंग नाम के एक ऑटो ड्राइवर तक पुलिस पहुंची, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन में सवाल तो है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए कैसे अपराधी तक पहुंचा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम आपको वीडियो के आखिरी तक ये भी बताएंगे। और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि जो लड़की है, जो मासूम लड़की है, उसकी असली कहानी क्या है, वो उज्जैन क्यों आई और उज्जैन आने का उसका मकसद क्या था। देखिए कोई भी लड़की या किसी को स्कूल जाना हो, वो तड़के सुबह 3 बजे स्टेशन तो नहीं पहुंचेगी। अगर वो 3 बजे स्टेशन पहुंची है तो अपने घर से कितने बजे निकली होगी, क्योंकि उसका घर वहां से बहुत ज्यादा दूर है। तो आज आपको वीडियो में हम आपको एक एक कर सारी परतें खोलेंगे, बने रहिए आज हमारे साथ। तो इस पूरे केस को देखते हुए, इस पूरे मामले को देखते हुए एक सभ्य समाज के तौर पर हम तो फेल हुए ही हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ा फेलियर है उज्जैन पुलिस के लिए। उज्जैन पुलिस की चूक के बारे में भी हम बात करेंगे, सतना पुलिस ने जो चूक की उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस किस तरीके से इन दोनों जगह की पुलिस ने बहुत बड़ा एक फेलियर फेस किया। लेकिन उससे पहले बात होगी आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा कैसे, क्योंकि पहले भी पुलिस ने कुछ ऑटो ड्राइवर्स को पकड़ा था। आप क्राइम तक पर पहले भी ये देख चुके हैं कि कौन कौन से ऑटो ड्राइवर्स पकड़े गए थे। एक ने ये भी कहा था कि मेरे ऑटो पर खून के निशान लड़की जब मेरे पास बैठी ऑटो में तब भी थे, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसके बाद असली आरोपी, मुख्य आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची, तो इसके लिए पुलिस ने 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे, 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। रेलवे स्टेशन जहां पर बताया गया कि लड़की उज्जैन रेलवे स्टेशन आई, वहां से लेकर जिस जगह आखिरी बार आश्रम के पास उज्जैन में जब लड़की बेसुध होकर गिरी थी और एक राहुल नाम के आचार्य ने उसे आसरा दिया, उससे पूछताछ की, पुलिस को बुलाया, वहां से लेकर रेलवे स्टेशन से आश्रम तक के सारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस ने चेक किए। तब एक शख्स सामने आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भरत सोनी है। यही मुख्य आरोपी है जिसने लड़की के साथ दरिंदगी की, दुष्कर्म किया। दरअसल 25 सितंबर को सुबह 5:15 बजे के आसपास जो बच्ची है वो रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। वो ऑटो वाले से लिफ्ट भी मांग रही होती है। वो ये नहीं बता रही ठीक से कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो कुछ बातचीत ज़रूर कर रही है। और फिर सीसीटीवी में पुलिस को ये दिखता है कि एक आदमी के ऑटो में वो बैठी है। इसके बाद ऑटो चला जाता है और फिर ये आदमी भरत सोनी होता है जो बच्ची को लेकर जीवन खेड़ी के सुनसान इलाके में जाता है, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर बच्ची को छोड़ देता है। इसके बाद बच्ची लहूलुहान हो जाती है। उसके नीचे तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, सिर्फ ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बचता है जो स्कूल की ड्रेस होती है। लड़की लगातार चलती रहती है कि तभी उसे एक दूसरा ऑटो वाला मिलता है। लड़की उस ऑटो वाले से भी बात करती है, वो उसकी हालत देखता है तो उसे ऑटो में बिठा लेता है और फिर ले जाकर एक आवासीय कॉलोनी वहाँ पर है जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ जाकर वो कुछ सोचकर उस बच्ची को छोड़ देता है। अब जो लड़की है वो दर दर भटकती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो रो भी रही थी, लोगों से मदद भी मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई उसके पास तक नहीं आता ये पूछने कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। कोई उससे कुछ नहीं पूछता। वो दर दर भटकती रहती है 8 किलोमीटर तक। सोचिए इस अवस्था में वो 8 किलोमीटर तक भटकती है। रास्ते में कितने सारे घर आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, एक टोल नाका पड़ता है, ढाबा भी पड़ता है, लेकिन उस बच्ची से कोई नहीं पूछता। एक दादी, उस वक्त बूढ़ी एक आंटी होती हैं, वो बैठी होती हैं रास्ते में, वो उस बच्ची से पूछ लेती है कि क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो, भाग क्यों रही हो। उस वक्त बच्ची बस ये जवाब देती है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और भागती चली जाती है। बस एक वो महिला सामने आती है और उसके बाद एक राहुल जो आचार्य हैं आश्रम के, वो सामने आते हैं और वो बच्ची को जब इस हालत में देखते हैं तो अपना कपड़ा देते हैं, उसका तन ढकते हैं, उसे आश्रम में ले जाकर खाना खिलाते हैं, उसके हाथ पैर धोते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और फिर सारा जो माजरा है वो सामने आता है। अब इसके लिए जब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है तो पुलिस को आखिर में दिखता है कि
हाटकेश्वर एक कॉलोनी वहाँ पर पड़ती है, तो वहाँ पर चाय की दुकान है, उस पर एक ऑटो वाले ने लड़की को उतारा है। अब जब पुलिस को ये दिखता है तो पुलिस सारे ऑटो वाले, जितने उस एरिया के जो ऑटो वाले हैं, उन्हें हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए। अब जब पूछताछ होती है तो उसमें से एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम राकेश मालवी है, उनके ऑटो में खून के धब्बे मिलते हैं। पुलिस को फ़ौरन ही शक हो जाता है कि हो ना हो गड़बड़ इस आदमी ने की है। इसके अलावा और भी जो लोग थे, 3-4 लोग, उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। वो भी सब ऑटो वाले होते हैं, क्योंकि ऑटो के जो ऑटो है उसका ही तगड़ा कनेक्शन है इस पूरे वारदात के साथ। अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो जो राकेश मालवी हैं वो बताते हैं कि देखिए साहब, जब बच्ची मुझे मिली थी तो वो पहले से खून से लथपथ थी। मैंने उसकी हालत देखी और उसे ले जाकर एक आवासीय एरिया में छोड़ दिया। अब पुलिस इस पर सवाल करती है कि ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुमने बच्ची की मदद क्यों नहीं की, तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? अगर तुम्हें ये डर था कि ठीक है, आने वाले वक्त में तुम फंस सकते हो क्योंकि तुम बच्ची को इस हालत में लाए हो, तो तुम उसे अस्पताल ही ले जाते। इस पर राकेश मालवीय के पास कोई जवाब नहीं। उनका बस इतना कहना है कि मैंने उसे देखा, वो थोड़ी परेशान थी, खून से लथपथ थी और इसलिए मेरे ऑटो में खून के निशान हैं और मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे एक जगह पर लाकर छोड़ दिया। अब पुलिस को यहाँ तक लग रहा था कि वो आरोपी है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी को और ढंग से देखा तो उन्हें देखा कि ऑटो के पीछे, जिस ऑटो में चढ़ने से पहले लड़की ठीक थी और उस ऑटो से उतरने के बाद लड़की की हालत बेकार है, यानी जिस ऑटो में वो चढ़ी वहाँ पर कुछ झोल है। अब पुलिस जब उसको और इन्वेस्टिगेट करती है, उसको ट्रैक करती है, तो दिखता है कि ऑटो के पीछे लिखा है अर्जुन डार्लिंग। एक ऑटो के पीछे, उसका नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर भी लिखा होता है उसके पीछे MP13R5204 ये नंबर होता है। अब पुलिस जब उसको और डिटेल में देखती है तो पुलिस को लगता है हो ना हो इस ऑटो के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब इस ऑटो की पूरी वही खाता इसका निकाला जाता है, नंबर निकाला जाता है कि किसके नाम पर रजिस्टर है। अब उस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है, मोबाइल उसका ट्रैक होता है, तो जो लोकेशन है वो जीवन खेड़ी के आसपास ही मिलती है। जाकर पुलिस पूरा जाल बिछाती है, उस आदमी तक पहुंचती है और जब उस आदमी तक पहुंचती है तो देखती है ऑटो थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि जो नंबर प्लेट है उसके निशान मिटाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस का दिमाग यहाँ पर श्योर हो जाता है कि हो ना हो जो हम सोच रहे हैं या जिस तरह से हमने जो पड़ताल की उसके आधार पर, एक तो अर्जुन डार्लिंग लिखा है ऑटो पे, प्लस जो नंबर हमने किया, आखिर अगर ये आरोपी नहीं है या अगर इसने कुछ गलत नहीं किया तो ये नंबर प्लेट क्यों मिटाई जा रही है? क्योंकि वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो साफ साफ सबूत मिलते हैं कि नंबर्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब पुलिस जो आदमी था, उस ऑटो ड्राइवर जो था, उसे भरत सोनी, उसे अरेस्ट करती है, उससे पूछताछ की जाती है। पहले वो कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस जब अपना खौफ दिखाती है, अपना डर दिखाती है, तो वो सारा जुर्म कबूल करता है। वो बताता है कि सुबह 5:15 बजे बच्ची मुझे मिली थी रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ से मैंने उसे बिठाया और फिर उसके साथ रेप किया। पुलिस उसे सीन रिक्रिएट करने के लिए भी ले जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ बच्ची के चप्पल और जो नीचे के कपड़े हैं वो मिल जाते हैं पुलिस को। इससे एक चीज़ और तय हो जाती है कि यही आरोपी है और आरोपी कबूल भी कर लेता है। साथ ही साथ वहाँ से आरोपी भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे पकड़ती है, वो पुलिस पर पत्थर मारता है और इसी आपाधापी में वो गड्ढे में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से जो उसका दाहिना पैर है वो टूट जाता है। और इसके बाद पुलिस उसे पत्थर मारती है, उसे पकड़ती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जाता है। और इस तरीके से इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस है वो मुख्य आरोपी भरत सोनी तक पहुंच जाती है, जिसने बच्ची के साथ ज्यादती की। अब आपने समझ लिया कि पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन और पहले हो सकती थी। और तो और बच्ची की ये हालत भी नहीं होती अगर इस केस में सतना पुलिस एक्टिव हो जाती। तो जो सतना पुलिस बार बार परिवार वालों को 24 घंटे का हवाला दे रही थी, अगर वो एक्टिव हो जाती तो बच्ची के साथ ये वारदात भी नहीं घटती। पुलिस का जो इसमें झोल है या जो पुलिस ने कितनी बड़ी गलती की वो अब आप समझिए, और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों ने गलती की। अगर बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात हुई थी और अगर पहले ही कुछ लोग उसकी मदद कर देते तो उसे अपने दर्द से पहले निजात मिल जाता, आरोपी कुछ देर पहले पकड़े जाते। और तो और सबसे अहम चीज़, जिस तरह से वो तड़प रही थी वो इतनी देर तक तड़पती नहीं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम पुलिस ने किस तरह से लापरवाही की, चाहे वो सतना पुलिस हो या फिर उज्जैन की। देखिए, जो लापरवाही की बात इसलिए क्योंकि हम जो उज्जैन पुलिस ने 1000 सीसीटीवी खंगाले, बहुत मुश्किल से वो अपराधी तक पहुंचे भी, अपराधी भी उनके चुंगल से भाग गए। लेकिन हमारा काम है सवाल उठाना। सवाल ये उठाना कि किस तरीके से उसने जो उज्जैन पुलिस है, महाकाल की जो पुलिस है, उन्होंने आपाधापी में तुरंत पहले उसे पागल बता दिया, फिर ये कहा कि वो तो बगल वाले किसी कस्बे में रहती है, भीख मांगने निकली थी, वो इसी चक्कर में वो किसी चुंगल में फंस गई। तीसरी चीज़, जो सतना पुलिस है जहाँ से मेन लड़की गायब हुई थी, जो वहाँ से 14-15 घंटे दूर है, वहाँ की पुलिस
उनके परिवार को कहती है कि आपकी एफआईआर 24 घंटे बाद दर्ज करेंगे, 24 घंटे तक पहले आप ढूंढो, नहीं मिलती तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चूक। चौथी सबसे बड़ी चूक, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजिकली पुलिस वाले अपग्रेड हो रहे हैं। इसी में एक सॉफ्टवेयर है, नाम है उसका CCTN, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसमें अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो उनकी पूरी बायो डिटेल अपलोड कर दी जाती है। तो उज्जैन पुलिस ने क्यों इस नेटवर्क को नहीं खंगाला, क्यों नहीं पता करने की कोशिश की कि यहाँ पे जो कोई ऐसा लड़की है जो गायब हुई हो। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर दिखा रही थी कि उज्जैन पुलिस बहुत जल्दी चाहती थी कि पूरी दुनिया को दिखा दें कि ये गड़बड़ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़की ने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था, सबूत थे आपके पास, आपको सबूत दिख रहे थे। और अगर मैं आपको बताऊं कि उनके घर वालों तक ये खबर कैसे पहुंची, किसी पुलिस वाले ने नहीं पहुंचाई। दरअसल लड़की की ड्रेस को देखकर ही पुलिस को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि लड़की कहाँ की है, कौन सी स्कूल की है। पुलिस तो पता नहीं लगा पाई, पुलिस यहाँ पे अपना काम बता रही थी कि ये देखिए कस्बे की है। लेकिन जहाँ पर जो गांव है, मैं गांव का नाम भी बता दूं आपको, जैतपुरा माफ कीजिएगा, जैतपुरा गांव है। उस गांव में एक शख्स था जो सोशल मीडिया खंगाल रहा था। उसमें उसने देखा कि एक लड़की उसी स्कूल ड्रेस में घूम रही है। वो फौरन जाता है, उस परिवार को बताता है कि दादा, जिसकी रिपोर्ट आप लिखवाने गए थे, मैंने उसकी वीडियो देखी है, वो बदहवास घूम रही है उज्जैन की सड़कों पर। आप समझ रहे हैं, सतना की पुलिस बेफिक्र है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ चुकी हैं, खबरें छप रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, लड़की के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन जहां से लड़की गायब हुई, पुलिस को बेफिक्र, कोई पता ही नहीं क्या, अरे गुम हो गई, ढूंढ लेंगे उसे, आराम से करेंगे। ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। पुलिस घर पे जाके नहीं बताती है। एक शख्स जो सोशल मीडिया चला रहा होता है, उसमें जाके वो देखता है कि लड़की की वीडियो है, घर पे जाके बताता है, घर वाले देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो हमारी बेटी है। ऐसे काम कर रही थी MP पुलिस। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो उज्जैन क्यों आई, ये सबके मन में सवाल है। तड़के सुबह वो 3 बजे स्टेशन पर क्या कर रही थी। 12 साल की जो मासूम है, वो 3 बजे, आपके मन में सवाल आया होगा, और अब तक ये किसी ने नहीं बताया। हम आपको बताते हैं। दरअसल जो 3 बजे वो स्टेशन, जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे कि 3 बजे स्टेशन क्या करने आई थी, तो दरअसल जो उसका घर है वहाँ से 15 घंटे पीछे सतना वाला इलाका है, जहाँ पे UP के ज़िलों से वो बॉर्डर है। वहाँ पर जो लड़की है कक्षा 8 में पढ़ती है। हाँ, दूसरी एक और दिक्कत है, FIR की कॉपी में जो लड़की की एज है वो लिखाई गई है 15, बल्कि इसकी असली उम्र है 12। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है, उज्जैन क्यों आए, लेकिन उससे पहले एक और कमी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब ये हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई थी, ये ठीक से बता नहीं पा रही थी, बार बार कह रही थी कि मेरी माता जी के साथ भी गलत हुआ है, मेरी मम्मी के साथ भी गलत हुआ है। तो पुलिस को लगा कि ये UP से है, क्योंकि MP की हो नहीं सकती, तो पुलिस बिल्कुल टालने के मूड में थी। लेकिन पुलिस को पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि क्यों ना हम MP से जो सटे जितने भी बॉर्डर वाले ज़िले हैं उनमें पता करें कि कोई लड़की गुम हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बार बार कह रही थी इसकी माताजी के साथ कुछ गलत हुआ है। अब जब हमने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगाली की, लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या कर रही थी, तो हमें पता लगा कि जो इसकी माँ है वो कई साल पहले अपने परिवार को छोड़कर कहीं चली गई है, जिसका अता पता नहीं है। घर पर दादा हैं, दादी हैं और पिता भी है। पिताजी का कहना है कि देखिए, जो बेटी है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया खबर चला रही है और जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि वो मन बुद्धि है, मन बुद्धि नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर थी। और इसीलिए वो एक मेरिट कम एग्ज़ाम या कहें ओलंपियाड एग्ज़ाम देने गई थी, जहाँ पे उसे छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम था, संडे को 24 सितंबर को वहाँ पे उसे पहुँचना था। अब ये गांव से उसे 25 किलोमीटर दूर मझगांव नाम का इलाका है, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर था। ये अपनी सहेलियों के साथ एक ऑटो में बैठती है, जिसमें 8 सहेलियाँ थीं उसकी, और सबके सब एग्ज़ाम देने जा रहे थे। अब हुआ यूँ कि जैसे ही वो ऑटो में बैठी, उसे पता लगा कि सबके पास एडमिट कार्ड है, लेकिन उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है, उससे कोई भूल चूक हुई थी। तो ऑटो वाले ने उसे वहीं पर उतार दिया। बाकी 7 लड़कियों को लेकर वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गया। लेकिन लड़की ने अपने घर पे ये कहा था कि वो एग्ज़ाम देने जा रही है ओलंपियाड। उसके बाद ये लड़की पैदल ही वहाँ से मझगांव के लिए निकल जाती है कि मैं पैदल ही मझगांव पहुँच जाऊँगी। लेकिन रास्ते में इसके दादा इसे देख लेते हैं और दादा इसे वापस घर लेके जाते हैं। तकरीबन 10 बज चुके थे। जो मैंने आपको अब तक पूरी जो चीज़ें बताई 9 बजे की थी। 9 बजे सहेलियाँ बैठती हैं और ये पैदल निकल जाती है, लेकिन रास्ते में दादा पकड़ते हैं, दादा घर लेके आते हैं। दादा फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम घर पे बैठो, तुमसे कोई भूल हो गई होगी, तुमने एडमिट कार्ड नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं, अगली बार एग्ज़ाम देना।
दादा बकरी चराने के लिए निकल जाते हैं अपनी बकरियों को लेकर, घर पे कोई मौजूद नहीं था। लड़की फिर निकल जाती है। लड़की पैदल निकलती है मझगांव के लिए, मझगांव से बस पकड़ती है सतना के लिए, जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर था। तो जो सतना इलाका है उससे इसका गांव 40 किलोमीटर दूर है। एक 12 साल की लड़की 40 किलोमीटर दूर एक वहाँ के सबसे बड़े शहर के पास पहुँच जाती है, सतना। 25 किलोमीटर पैदल चलती है, फिर बस लेती है, फिर बस से ये ट्रेन पकड़ती है कहाँ के लिए, उज्जैन के लिए। इसे रास्ते में किसी ने बताया कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर है वो उज्जैन में पड़ेगा। क्योंकि लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस भी बस में बैठी, बस वालों ने इसे स्टूडेंट समझकर पैसे भी नहीं लिए। उन्हें लगा कि आम सी बच्ची है, एग्ज़ाम देने जा रही है, पैसे नहीं होंगे, उसको जाने दिया गया। अब रास्ते में जहाँ जहाँ पूछती लोग ये कहते कि तुम्हें कौन सा एग्ज़ाम है, ओलंपियाड है, अरे ओलंपियाड का एग्ज़ाम तो उज्जैन में ही होगा। तो लड़की उज्जैन निकल गई। मैं उस ट्रेन का देखिए, लड़की का जो पहुंचने का टाइम है वो है 3 बजे के आसपास जो स्टेशन पर। तो 2 ट्रेनें थी, गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस और शिप्रा एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन में ये बैठी। अब ये ट्रेनें कौन सी हैं, क्योंकि दोनों की पहुंचने का जो टाइम है वो एक ही है, और ये कम से कम 14-15 घंटे ट्रैवल कर कर सतना से वहाँ पहुंची उज्जैन सुबह सुबह 3 बजे, यानी सोमवार को। तो लड़की कब से गायब है? लड़की तब से गायब है संडे की सुबह 10 बजे से लेकर अगले सुबह वो उज्जैन पहुंच जाती है। अब होता क्या यूं है कि घर पर सब परेशान हो रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी ये स्कूल जाती है तो शाम को 4:30 बजे तक घर वापस आ जाती है। 4:30 बजे तक घर पर वापस नहीं आए। 6 बजे जब दादा आते हैं, देखते हैं कि तो मैं इसे यहीं छोड़ के गया था, संडे है, संडे के दिन अक्सर घर पे बच्चे रहते ही हैं, कोई नहीं था। थक हार कर रात के 10 बजे ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वालों को कहते हैं कि देखिए हमारी जो बिटिया है वो गायब हो चुकी है, आप इसकी ढूंढने में मदद कीजिए। उस वक्त सतना पुलिस ने कहा कि वापस लौटा दिया, कहा कि अब 24 घंटे तुम पहले खुद ढूंढो फिर हमें बताना। अगर उस वक्त सतना पुलिस ज़रा सा भी एक्टिव हो जाती, आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालती, लड़की कहाँ गई है, किस तरह गई है, तो ये शायद मामला आज हम आपको ये वीडियो नहीं बना रहे होते और ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा होता। और खासतौर पर जो मासूम के साथ जो घिनौनी वारदात हुई है वो वारदात भी नहीं होती अगर सतना पुलिस उस वक्त ही एक्टिव हो जाती। तो इसके बाद जिस तरीके से वनिता ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे अर्जुन डार्लिंग तक, ऑटो तक को पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधी तो पकड़ा गया और उज्जैन लड़की एग्ज़ाम देने के मकसद से आई थी, और ये जब सुबह सुबह बैठी थी लगातार 2 घंटे तक स्टेशन पर, उस वक्त जो ऑटो ड्राइवर से शायद इसने ये पूछा हो कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। अब क्योंकि लड़की मासूम थी, बच्ची थी, तो उस मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए ऑटो ड्राइवर इसे कहीं और ले जाता है, फिर उसे बदहवास में छोड़ देता है। अब जो अपराधी है भरत सोनी, जिसकी उम्र 38 साल है, इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जो ड्राइवर राकेश मालविया है, जिसने इस लड़की की मदद की और इसे एक कॉलोनी जहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं वहाँ पे इसे छोड़ा, उसको भी आरोपी मानते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि पुलिस का कहना है कि शायद इसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसके ऑटो से जो खून के धब्बे मिले थे, तो इसलिए फिलहाल इसे आरोपी मानते हुए सबूत मिटाने के जुर्म में इसे अरेस्ट भी किया गया है। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब तक जो हम अभी तक जो पूछ रहे हैं कि उज्जैन क्यों आई, उज्जैन एग्जाम देने के मकसद से आई थी, ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से ही चीज़ें बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने खुद जाकर वहाँ पे पता किया तो पता लगा कि, और कई जगह खबरें ये भी छपी कि जो लड़की है, जिस तरीके से पुलिस इसे मनबुद्धि बता रही थी, मनबुद्धि नहीं है, परिवार वालों ने मना किया, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि वो मनबुद्धि है। यहाँ तक कि कई जगह खबरें ये भी चली कि जो लड़की का पिता है वो भी मनबुद्धि है, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की तो ये पता लगा कि वो मनबुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए आजकल के ज़माने में किस तरीके से जो फेक खबरें हैं वो फैलती जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और ये भी कि आप अपने अंदर की इंसानियत को ख़त्म ना करें। रास्ते में कोई, सड़कों पर अगर कोई किसी को भी दिक्कत हो रही है, पूछिए, रुक के पूछिए, कितना समय लगेगा आपको, 2 मिनट लगेगा, समझिए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो 100 नंबर पे कॉल करके बताइए। जिस तरीके से उस आचार्य ने आश्रम से निकलकर अपने वस्त्र उतार कर पहले उस लड़की को ढका, उसे नहलाया धुलाया, फिर जाके पुलिस को कॉल किया। तो इंसानियत हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे। और रास्ते भर में जब वो 8 किलोमीटर का जो लड़की का सफ़र था, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कई लोग थे जो उसे भिखारी समझकर पैसे दे रहे थे, कुछ खाना दे रहे थे,
लेकिन किसी ने भी उसकी मनोदशा समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्यों है, तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं हैं। अगर इंसानियत कहीं भी थोड़ी जिंदा होती, थोड़ी बची होती, तो लोग उसकी मदद करते। पैसे के अलावा, खाने के अलावा सिर्फ बस पूछ लिया होता किसी ने कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो शायद ये इतना मामला बिगड़ता नहीं। अब आगे इन अपराधियों को कितनी सज़ा दिलवा सकती है जो उज्जैन महाकाल के पुलिस स्टेशन है, जो उनके टीआई हैं, टीआई अजय वर्मा जी हैं, जो अजय वर्मा जी का कहना है कि वो अब उस लड़की को गोद लेंगे, उनकी देखभाल करेंगे इस लड़की की। लेकिन अब जो लड़की के घर वाले हैं वो भी पहुंच चुके हैं उज्जैन, और उनको सदमा लगा है कि उनकी बिटिया के साथ ऐसा कैसे हो गया। एक दिन में पूरी दुनिया ही उनके लिए बदल गई। एक दिन के अंदर बेटी उज्जैन पहुंच जाती है, उज्जैन पहुंचने के बाद इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है कि इसका कोई हाथ पैर नहीं। फिलहाल परिवार दुखी भी है, और जो टीआई वर्मा है, जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि इस बच्चे की देखभाल वो खुद करेंगे। अब आगे इस पर जो भी नया अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।